नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 360। मैं हूं अनुराग दीक्षित। इस बुलेटिन में बात उस खबर की जिस खबर के हर पहलू को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत ने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ी छलांग लगाई है। अब मेक इन इंडिया के तहत देश में ही हथियार बनाने में तेजी आएगी। खास बात यह कि भारत अब सेना की जरूरत के हिसाब से हथियार खुद बना पाएगा। इसके अलावा दूसरे देशों को आने वाले वक्त में हथियार बेच भी पाएगा। पिछले 5 साल में 325% डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा है। इसे और बढ़ाने के लिए काफी वक्त से रक्षा कंपनियों को अपग्रेड करने की जरूरत थी और उसी दिशा में यह कदम उठाया गया है। 200 साल की विरासत लिए 41 वेपन फैक्ट्री अब 7 डिफेंस पीएसयू में तब्दील हो चुकी हैं। केंद्र सरकार ने इसके लिए विजयदशमी की शस्त्र पूजा और मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम के जन्मदिन को चुना। अब भारत की कोशिश है हथियार बनाने में देश आत्मनिर्भर हो, आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाए और भारत की छवि डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर बने। विजयोत्सव के खास दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 डिफेंस कंपनियों का शुभारंभ किया। दरअसल ये 7 कंपनियां 42 अलग अलग फैक्ट्रियों को मर्जर करके बनाई गई हैं। इस प्रक्रिया में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। दरअसल ये भारत को डिफेंस में आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए काफी जरूरी माना जा रहा था। इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसका फायदा क्या होगा ये समझिए। डिफेंस में सरकार की 100% हिस्सेदारी होगी, यानी सरकार सीधे कंट्रोल करेगी। पहले ऑर्डिनेंस बोर्ड के जरिए ऐसा होता था। घरेलू बाजार पर पूरी निगरानी रखी जा सकेगी। कंपनी फैक्ट्री में ज्यादा पेशेवर तरीके से काम होगा। बात बात पर होने वाली हड़ताल पर लगाम लग पाएगी। इसके अलावा दूसरे देशों को हथियार निर्यात करने में मदद मिलेगी। डिफेंस कंपनियों की लॉन्चिंग के वक्त पीएम मोदी ने डिफेंस को लेकर विजन भी बताया। उन्होंने कहा कि हम शक्ति को सृजन का माध्यम मानते हैं। देश अपनी सामर्थ्य को बढ़ा रहा है और दशकों से अटके काम अब पूरे हो रहे हैं। विजयदशमी पर पीएम मोदी का रक्षा संकल्प। देश की सुरक्षा के लिए 7 डिफेंस कंपनियों की सौगात। जमीन से आसमान तक अभेद सुरक्षा का चक्रव्यूह तैयार। भारत का डिफेंस में परचम, मियां शी जिनपिंग को आए चक्कर। एलएसी से लेकर एलओसी तक दुश्मन देश साजिशें बुनने में लगे रहते हैं। ऐसे में भारत ने हर साजिश को नाकाम करने के लिए डिफेंस को अभेद करने का एक प्लान तैयार किया है, जिसके तहत देश को 7 डिफेंस कंपनियों की सौगात मिली। 41 वेपन फैक्ट्रियों को मिलाकर 7 कंपनी बनाई गई है। पीएम मोदी ने लॉन्चिंग के वक्त कहा, ये डिफेंस कंपनियां रक्षा क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने। आज देश के डिफेंस सेक्टर में जितनी ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्ट है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है, उतनी पहले कभी नहीं थी। रक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित समारोह में पीएम वर्चुअल रूप से मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा उद्योग संघ के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शरीक हुए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने डिफेंस को लेकर भारत का विजन भी सामने रखा और बताया आखिर लंबे वक्त से इस तरह की कोशिश की जरूरत क्यों थी। हमारा लक्ष्य है कि भारत की एक एक कंपनी न केवल इन क्षेत्रों में एक्सपर्टाइज हासिल करे, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड भी बने। जिस तरह से चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसे में भारत का डिफेंस सेक्टर में तेजी से बढ़ना काफी मायने रखता है, क्योंकि आने वाले वक्त में इससे अमेरिका, रूस जैसे देशों पर निर्भरता कम होगी। भारत मेक इन इंडिया के तहत घातक हथियार खुद बना पाएगा, साथ ही दूसरे देशों को भी हथियार बेच पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। सरकार की तरफ से डिफेंस पीएसयू कर्मचारियों के हितों का ख्याल भी रखा गया है, जिससे कारखानों में काम करने वाले लोगों को परेशानी न हो। इसके लिए कॉर्पोरेट कल्चर के तहत काम किया जाएगा। जल्दी जल्दी ऑर्डर पूरे किए जाएंगे। सरकार की कोशिश है कि भारत रक्षा में आत्मनिर्भर, निर्यातक और विश्व शक्ति बनने की तरफ तेजी से बढ़े। विजयदशमी में शस्त्रों की पूजा के बाद
पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को याद करने के बाद 200 साल के इतिहास का संजोए 41 आयुध कारखानों ने नई छवि यानी 7 पीएसयू डिफेंस पीएसयू में तब्दील हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए डिफेंस क्षेत्र के लिए 65,000 करोड़ के ऑर्डर आवंटित कर दिए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की कोशिश है कि 35,000 करोड़ के रक्षा क्षेत्रों में निर्यात किया जाए। इसके जरिए भारत की कोशिश है कि भारत अपनी छवि को बदले, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, साथ में भारत विश्व में निर्यातक देशों की श्रेणी में शुमार हो जाए और 21वीं सदी में भारत विश्व गुरु के साथ विश्व शक्ति बनकर उभरे। जर्नलिस्ट समित माचो के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, दिल्ली। OFB यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इससे पहले 41 कारखाने चलाता था। इनका कारोबार 19,000 करोड़ रुपए सालाना का था। इसमें 70,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते थे। अब इन सभी कर्मचारियों को नई कंपनी में ट्रांसफर कर दिया गया है, जिन कंपनियों के जरिए भारत डिफेंस में आत्मनिर्भर होने का ख्वाब देख रहा है। उनके नाम हैं एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट लिमिटेड, ट्रूप्स कंफर्ट्स लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड। सबसे खास बात यह कि इन सभी कंपनियों को स्वदेशी हथियार निर्माण के लिए 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर दिए गए हैं। 35,000 करोड़ के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ संजय कुलकर्णी साहब मौजूद हैं। उनसे थोड़ा स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। कुलकर्णी सर, थोड़ा आप दर्शकों को बताइए कि ये जो फैसला लिया गया है केंद्र सरकार के स्तर पर, क्या कुछ इसमें खास, क्या कुछ अलग आपको नजर आता है? ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड को कॉर्पोरेटाइज करने का जो डिसीजन लिया है, इसका खास मकसद था कि ये बार बार सुनने को मिल रहा था कि क्वालिटी ठीक नहीं है, टाइम से डिलीवरी नहीं होता है और चलता है एटीट्यूड है और ज़्यादा खर्चा हो रहा है, ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र सरकार ने सोचा इनको कॉर्पोरेटाइज किया जाए और 7 डिफेंस कंपनियां बनाई जाए और हर एक कोई अपने अपने एरिया में स्पेशलिटी रखे, चाहे वो स्मॉल आर्म्स हो, चाहे फिर ए व्हीकल्स हो या फिर एम्यूनेशन हो। अलग अलग इसके उन्होंने 7 डिफेंस फैक्ट्रियां बनवाई। जी बिल्कुल, तो जो इसकी अहमियत है वो समझी जा सकती है। हालांकि भारत पहले भी मेक इन इंडिया के तहत हथियार बनाता रहा है, लेकिन अब बोर्ड खत्म होने से इस काम में तेजी आने की उम्मीद है। अभी मेक इन इंडिया के तहत टॉप हथियार हैं कलावरी सबमरीन, INS करंज सबमरीन, धनुष तोप, आयरोवट्रून ड्रोन, सची श्रुति युद्धपोत, तेजस फाइटर जेट और क्लाशनकोफ राइफल। सरकार की कोशिश है कि हथियारों को बनाने में तेजी आए, इसलिए साल दर साल रक्षा बजट बढ़ रहा है। खासतौर से मोदी सरकार आने के बाद इस तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। साल 2014 में 2,33,832 करोड़, वहीं 2018 में 4,04,365 करोड़ का डिफेंस बजट है, जो 2021 तक आते आते 4,78,195 करोड़ रुपए का हो चुका है। रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। पीके सहगल साहब, अगर आप थोड़ा समझा सकें दर्शकों को कि आखिर क्या वजह रही जिसके चलते सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। बड़े पैमाने पर there was lack of efficiency, lack of autonomy, lack of competitiveness, टाइम एंड कॉस्ट ओवरऑल बहुत थे और बहुत बड़े पैमाने पर आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स में जो वहाँ से इक्विपमेंट सप्लाई होता था उसके ऊपर भरोसा उनका खत्म होता जा रहा था और साथ ही साथ हम एक डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में नहीं उभर रहे थे जो हमारी मंशा है। इन तमाम चीज़ों को निगाह में रखते हुए गवर्नमेंट को ये फैसला लेना पड़ा कि इसको कॉर्पोरेटाइज किया जाए, जिससे ऑटोनॉमी में इम्प्रूवमेंट होगी, एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट होगी, कंपेटिटिवनेस में इम्प्रूवमेंट होगी। दिवाली आने से पहले ही दिल्ली की आबोहवा में प्रदूषण स्तर तेजी से बढ़ रहा है। खासतौर से इस मौसम में पराली जलाने से ऐसा होता है। दिल्ली में एक दिन पहले वायु प्रदूषण स्तर मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं की वजह से अगले 2 दिन में ये और बढ़ सकता है। कई राज्यों में पराली जलाना शुरू हो चुका है। इसका असर वहां के अलावा पड़ोसी राज्यों पर भी पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में पंजाब में 229 जगहों पर पराली जलाई गई है।
हरियाणा में 98 जगह, उत्तर प्रदेश में 68 जगह, मध्य प्रदेश में 407 जगह पराली जलाई गई, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। पराली जलाने के चलते लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। इस बीच दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार लोगों को प्रदूषण कम करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई हैं। इस दौरान लाल किला ग्राउंड पर दहन के लिए पुतलों का साइज भी कम कर दिया गया है। इसके साथ ही आतिशबाजी भी इस बार डिजिटल तरीके से दिखाई जाएगी। दशहरे के मौके पर बचपन से हम सभी लोग देखते आए हैं कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के जो पुतले होते थे वो काफ़ी बड़े बनाए जाते थे। मगर इस बार कोरोना और प्रदूषण की गाइडलाइंस के चलते रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के पुतलों का आकार कम कर दिया गया है। दिल्ली के लवकुश रामलीला ग्राउंड, जो कि लाल किले पर की जाती है, सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित रामलीलाओं में से एक है, इसके ग्राउंड से हम लोग इस समय आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तकरीबन 30 फीट के रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले बनाए गए हैं। इससे पहले 110 फीट, 120 फीट, 130 फीट तक इन पुतलों को बनाया जाता था। यानी कि प्रदूषण और कोरोना की गाइडलाइंस के चलते इन पुतलों का आकार 3 गुना कम कर दिया गया है। इसके अलावा ये जो पुतले हैं, जब शाम के वक्त इनका दहन किया जाएगा तो इनके ऊपर जो पटाखों की आवाज़ चलेगी वो आवाज़ डिजिटल रिकॉर्डिंग की होगी, वो वर्चुअल आवाज़ होगी। यानी कि जो पहले पटाखे और आतिशबाजी, धुआंधार आतिशबाजी दशहरे के मौके पर की जाती थी, इस बार वो आतिशबाजी रिकॉर्डिंग के जरिए डिजिटली दिखाई जाएगी। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद की जो जलने की आवाज़ें हैं, उनके अट्टहास की जो आवाज़ें हैं, वो आवाज़ें भी दर्शकों के बीच रिकॉर्डिंग के जरिए परोसी जाएंगी और दर्शक उन आवाज़ों के जरिए डिजिटली रावण के फूंकने का जो है वो लुत्फ ले सकेंगे। प्रदूषण बढ़ता हुआ और कोरोना गाइडलाइंस के चलते रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के जो पुतले हैं उनका कद तकरीबन 3 गुना कम कर दिया गया है और डिजिटली जो रावण है उसकी जो जलने की आतिशबाजी है उसका दर्शकों को लुत्फ मिल सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन। चलिए, नेशन 360 में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।